Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter that is fundamental unit of the life. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट? सेल. ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि सेल है, इसको हम बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था. ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. लेकिन किसने बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है? वो बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने. ठीक है, पूरी जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो सेल है उसकी शेप अलग अलग हो सकती है. वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर, यानी कि वो यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. यूनिसेलुलर यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो. ठीक है, फिर हमने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में डिफरेंस देखा. उसके बाद हमने यूकैरियोटिक को भी फर्दर क्लासीफाई किया था, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था जो कि क्या था? प्लांट सेल में प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती. और क्या था? प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे, बल्कि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं थे. ये क्या होते हैं हम अभी सीखेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ हमने डिफरेंस देखा है. अब हम देख लेते हैं कि हमारी सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल में वो कैसी होती है. तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा क्या है? एक सेल है. सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस. ओके, और सेल के अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट रहती है? ओनली इन प्लांट्स में, ओनली इन प्लांट्स सेल. एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती. ठीक है, उसके बाद ये जो सेल है, सेल के अंदर इस तरह से एक लिक्विड फिल्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा. किसको बोलेंगे? सेल के अंदर जो भी लिक्विड या मैटर फिल्ड है उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मा. ये हम देखेंगे अभी कि कहाँ लोकेट रहते हैं, एक्चुअल में कहाँ लोकेट रहते हैं और क्या फंक्शन होता है इनका. ठीक है, अभी हम सब देखेंगे. एक बार मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ. क्या स्ट्रक्चर है? सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है? इसकी सेल वॉल होती है, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. और सबसे अंदर जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस, जहाँ सेल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है? न्यूक्लियस में. और मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है, और वो क्या था? क्रोमोसोम्स. याद आ गया? क्रोमोसोम. ठीक है, और इसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अब ये जो सेल है ये बाहर से क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब एक्सचेंज कर सकता है. अगर बाहर कोई मैटर प्रेजेंट है तो वो अंदर आ सकता है या अंदर का बाहर जा सकता है. लेकिन एक स्पेशल केस पे, वो स्पेशल केस कौन से हैं वो भी हम अभी देखेंगे. लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है और बाहर से कोई चीज़ अंदर आ सकती है. इसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना. और ये कब पॉसिबल है? एक स्पेशल कंडीशन पर ही ये पॉसिबल है. ठीक है, वो कंडीशन कौन सी है हम अभी आगे देखेंगे. ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट आर पॉसिबल. मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो बाहर एनवायरनमेंट से क्या कर सकती है? इंटरेक्ट कर सकती है. ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस डिटेल में देख लेते हैं कि क्या फंक्शन होता है इनका, लोकेशन कहाँ होती है. तो देखिए,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस, ये सेल, फिर ये वाली जो थी ये हमारी सेल वॉल थी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन था, और ये न्यूक्लियस था, और इसके अंदर जो लिक्विड फिल था वो क्या था, साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या है, फिजिकल बैरियर फॉर द सेल्स एंड सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि इस एक तरह से एक बाउंड्री बना दी इसने। ठीक है, बाउंड्री बनाने से हमें पता चल गया कि हमारा एक्सटर्नल कौन सा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है, और इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा है। एक तरह से किसका काम कर रहा है, ये बाउंड्री का काम कर रहा है, और एक तरह से बैरियर है किसके लिए, सेल के लिए। मतलब इसके अंदर से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही बाहर आ सकती है। मैंने बताया था ना कि ये जो सेल है वो एक्टिविटी करता है, इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ एक सर्टेन कंडीशन पर। अब वो कंडीशन कौन सी होगी वो देखेंगे, अभी देखेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तभी मतलब एक तरह से बैरियर है, वो इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती। बाहर कब जाएगी, एक कंडीशन पर जाएगी। उस कंडीशन का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन पे वो बाहर जा सकती है, वरना ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेल के लिए एक बैरियर है जो कि सेल को बाहर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देती, और एक तरह से बाउंड्री भी कह सकते हैं, बैरियर भी कह सकते हैं, जो क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है। अब ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है, ये वही कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या होती है देखेंगे हम अभी आगे। ठीक है, तो आपको याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है, और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है इसलिए हम इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों के साथ ही वो बाहर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वरना ये इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करने देता। बात समझ में आ गई। अब इसकी लोकेशन क्या है, ये सेल को सराउंड करती है और एक तरह से आउटर सरफेस है। समझ में आ गई। अगर हम बात करें सेल वॉल की, अब सेल वॉल किसके बारे में आ गई, ये जो बाहर वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का जो पार्ट है उसकी बात करें, सेल वॉल जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट देता है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दी सेल्स। मतलब कि एक तरह से कवर लगा दिया, ऊपर सेल के ऊपर कवर चढ़ा दिया। वो जो ऊपर कवर चढ़ाया है वो कवर क्या है, हमारा सेल वॉल, जो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट भी करता है सेल को। ठीक है, जो ये इसका फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की कि सेल वॉल दिखती कैसी है, तो सेल वॉल है ना, सबसे पहले कहाँ लाया करते हैं, इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट रहती है, एंड इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे, फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया। इन सब में क्या पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, लेकिन किस में प्रेजेंट नहीं रहता, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहता, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, इसकी बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक तरह से कवर का काम कर रही है, और जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्मा की तरफ। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड है एक तरह से, किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और सेल ऑर्गेनल्स के बीच में। मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है, सेल होता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, फंक्शन को शो करते हैं। हर किसी फंक्शन को शो कौन करता है, सेल ऑर्गेनल्स शो करते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं।
तो ये जो साइटोप्लाज्मा है किसके बीच में है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और हमारे सेल ऑर्गेनल्स इधर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इधर क्या है इधर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये क्या क्या हो सकता है, इट कंटेन वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ ये कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये, मतलब इनके अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड की वजह से ही ये जो सेल्स हैं ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब ये फ्लूइड कौन सा हो सकता है, वाटर, सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स के बीच में। पता चल गया साइटोप्लाज्मा क्या होता है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेमी परमेबिलिटी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक लेयर बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी न्यूक्लियस का लिक्विड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ दो लेयर्स दिख रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये कैसा है, दो लेयर से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलोप, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सबसे पहले न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है। अब वो ब्रेन कैसे है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ही सेल की किस में स्टोर रहती है, न्यूक्लियस में स्टोर रहती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। अब देखो, इट कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, मतलब जब सारी इंफॉर्मेशन ही न्यूक्लियस के अंदर है तो सेल को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। आपका कंट्रोल सेंटर क्या है, माइंड है। सारी चीजें आपकी कौन कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल की सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इट स्टोर्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि डीएनए को ये स्टोर करता है। अब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे हमारे कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से रिसेंबल्स करते हैं। अब वो रिसेंबल्स क्यों करें, क्योंकि हमारी जो है, इसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये जो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन थी कि कौन सा करेक्टर किसके साथ रिसेंबल कर रहा है, पेरेंट्स के साथ कर रहा है, फादर के साथ कर रहा है या मदर के साथ कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी कहाँ स्टोर रहती है, न्यूक्लियस में स्टोर कर रहती है। ठीक है, तो जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं, स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि इट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। ये क्या बनाता है, आरएनए भी बनाता है और प्रोटीन भी बनाता है, और राइबोसोम्स को भी बनाता है। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन और इट मेक्स राइबोसोम्स। उसके बाद अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन है, सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर कंटेन रहती है, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है सॉरी, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो और ये न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप। मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है ना, डिवाइड कैसे होता है, पहले सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये एक न्यूक्लियस है, अब एक न्यूक्लियस से ये दो न्यूक्लियस बनने वाले हैं, डिवाइड होने वाला होता है, तब इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो रोड शेप का हो जाता है। कौन से शेप का हो जाता है, रोड शेप का। और कब होता है, जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, ये सेल डिवाइडेशन आपके सबसे लास्ट टॉपिक है, हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये कैसा हो जाता है, रोड शेप का हो जाता है, इस तरह से होता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम इसको भी देखें तो बिल्कुल ये बना नहीं प्रॉपर,
इस तरह से। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ये भी मैंने बता दिया। इनहेरिटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। करेक्टर, उन करेक्टर्स को हम हेरिडिटी बोलते हैं और उस फिनोमेना को इनहेरिटेंस बोलते हैं। कौन से फिनोमेना को, कौन किसके साथ रिसेंबल्स कर रहा है, उस फिनोमेना को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो हमारे करेक्टर मैच कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं, उन करेक्टर्स को हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है किसकी, इनहेरिटेंस की। और जो क्रोमोसोम होता है वो रोड शेप में आ जाता है जब वो डिवाइड होने वाला होता है। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि कहाँ स्टोर रहता है, क्रोमोसोम में स्टोर रहता है। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, डीएनए की फॉर्म में स्टोर करता है। ये जो स्ट्रक्चर थी ये डीएनए की स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि सेमी परमेबिलिटी क्या हो। तो देखिए आपके न्यूक्लियस के कुछ थोड़े से पॉइंट है, उसको देख लेते हैं हम। जो न्यूक्लियस है हमारा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। मतलब पुराने सेल से, जो सिंगल सेल है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ न्यू सेल्स, एक सेल से नए सेल्स बन रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन। और ये जो सेलुलर रिप्रोडक्शन था ये कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। मतलब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझाया था। प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया था कि इनका न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इसमें कौन आ रहे थे, बैक्टीरिया और अमीबा, जो किसके एग्जाम्पल थे, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल थे। तो बैक्टीरिया था, इनका न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड था, मतलब वेल डिफाइंड नहीं था, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। हमने थोड़ी देर पहले देखा था न्यूक्लियस क्या है, एक डबली मेम्ब्रेन है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ही नहीं, मतलब वो डबली लेयर नहीं था, ठीक है। सो दिस कंटेन ओनली, सो इसीलिए उनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता था, इसीलिए उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम न्यूक्लियोइड्स बोलते थे, ठीक है। सो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब समझ में आ गया। प्रोकैरियोट्स मैंने वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और यहाँ भी यही बात आ गई कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस वजह से उनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए उनको न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो क्रोमोसोम्स, मैंने बताया था कि सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। वो इंफॉर्मेशन कौन सी थी, हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन थी, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। डीएनए और ये जो क्रोमोसोम्स होता है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा था। डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। जो डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है जो कि नेसेसरी है किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, ठीक है। और जो फंक्शनल सेगमेंट है किसके, डीएनए के, उनको हम जीन्स बोलते हैं। जैसे ये हमने डीएनए की शेप जब मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले बनाई थी, वहाँ कुछ सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, उन सेगमेंट्स को इन्होंने क्या बोला है, जीन्स बोला है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेमी परमेबिलिटी। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताते टाइम ये बोला था कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ कंडीशन में ही लिक्विड को अंदर आने देता है और कुछ कंडीशन में ही लिक्विड को बाहर जाने देता है। वो लिक्विड कौन सा था, साइटोप्लाज्मा। तो अब ये मूवमेंट कैसे करते हैं, जो सेल है वो जो सेल है हमारा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा है उसकी वजह से मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं,
और लिक्विड अंदर से बाहर कैसे जाता है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। इन तीनों के आंसर हमें इसमें मिलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सेल में मूवमेंट कैसे होती है तो भी आप यही आंसर लिखोगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं तो भी आप ये रीज़न लिखोगे। अगर आपसे पूछ ले कि सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होती है, तब भी आप यही लिखोगे। अगर आप बोलोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर एनवायरनमेंट, सेल के अंदर और बाहर इंटरेक्शन कैसे होती है तो भी आप यही आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आप या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जहाँ आपने फंक्शन और वो स्ट्रक्चर लिखी थी ना उसी के जस्ट नीचे लिख सकते हो, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले कॉलम में। अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो अलग से कॉलम बनाकर इसको लिख लो। पहले ऊपर क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन क्या लिखोगे, वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल, और व्हाट इज और करके व्हाट इज सेमी परमिएबिलिटी, फिर और करके हाउ द मूवमेंट ऑफ द सेल ऑब्टेन या अकर। ठीक है, हाउ द मूवमेंट ऑफ द सेल अकर्स। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर अब हम इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने के लिए इसका एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये इस तरह से एक जाली सी होती है, इसी जाली को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अपने अंदर से अलाउ करता है। जैसे फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा, तो फिल्ट्रेशन में तो इम्प्योरिटी ऊपर रह जाती है और हमारे पास लिक्विड रह जाता है, लेकिन सेमी परमिएबल क्या करती है, सेमी परमिएबल में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या होती है और मूवमेंट कैसे होता है उसको समझेंगे हम ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब इस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, ये सेल है हमारा, सेल के अंदर से, सेल के बाहर से वाटर का मूवमेंट होना या तो वाटर सेल के अंदर आ रहा है या वाटर सेल के बाहर जा रहा है, तो ये मूवमेंट है अंदर और बाहर जाना, इसी मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। और ये किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी वाटर का इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड आना या इनसाइड से आउटसाइड जाना थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अगर वाटर है वो इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। अगर वाटर इनसाइड से आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ऑस्मोसिस। ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन मीनिंग क्या है। देखो, इसके लिए 3 टर्म्स है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक यानी जिसके अंदर डेंसिटी कम है। ठीक है, हाइपर मतलब जिसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा, ये हाइपो है और ये हाइपर है। ठीक है, आइसोटोनिक जिसके अंदर डेंसिटी सेम है। तो इसको समझने के लिए देखो, मैंने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैंने दोनों में 1-1 लीटर वाटर ले लिया, फिर इनके बीच में मैंने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ये क्या है, एसपीएम लगा दी। ठीक है, और मैंने इस वाले सॉल्यूशन के अंदर, अब ये डिवाइड हो गया है वाटर, इसके अंदर भी 1 लीटर है और इसके अंदर भी 1 लीटर है। अब मैंने इसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने 10 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। अब बताओ मेरे को वाटर की सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में प्रेजेंट है। आप बोलोगे इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 स्पून ही सॉल्ट है और बाकी का जो बचा हुआ है, यानी कि जो 99% बचा वो हमारा क्या है, वाटर है। और यहाँ हमने 100 में से तो 10% तो सॉल्ट मिला दी और बाकी बचा हुआ 90% क्या है, वाटर है। तो वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, इधर। वाटर की अमाउंट कहाँ ज़्यादा है, इधर वाली साइड में। तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हम सिर्फ वाटर की कंसंट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस में हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन देख रहे हैं। अब वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी है,
99 और यहाँ कितनी है 90। मैंने यहाँ क्या बोला, सेमी परमिएबिलिटी में क्या होता है, वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, यहाँ क्या है हाई कंसंट्रेशन और यहाँ क्या है लो कंसंट्रेशन। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ डेंसिटी किसकी ज़्यादा थी, यहाँ डेंसिटी इस वाले की ज़्यादा थी तो इसको बोला हाइपोटोनिक, और सॉरी यहाँ डेंसिटी कम थी, किसकी, सॉल्ट की बात करें, यहाँ डेंसिटी कम थी तो इसको बोल दिया, उल्टा लिख दिया, हाइपो इधर आएगा और इधर हाइपर आएगा। ठीक है, इधर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये हाइपो हो गया, और इधर वाटर की डेंसिटी सेम थी तो इधर हाइपर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें आइसोटोनिक की तो मान लो ये इधर भी 1 लीटर और इधर भी 1 लीटर, इसमें भी मैंने 10 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने 10 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं मेरे, आइसोटोनिक, क्योंकि उनकी डेंसिटी कैसी है, सेम है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हाइपरटोनिक होता है, जहाँ डेंसिटी कम होती है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक। फिर से उल्टा लिख दिया, सॉरी, इधर हाइपर ही था इधर हाइपो था। हाँ, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए ये हाइपर और इधर डेंसिटी कम है तो ये वाला हाइपो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा ऑस्मोसिस। अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ क्या आएगा, ऑस्मोसिस आएगा। अगर हम अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन से किधर की तरफ मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ हम वाटर को यूज़ नहीं करते, वाटर को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस, कोई भी सब्सटेंस होता है लेकिन वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर को छोड़ के जितने भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम यही डेफिनेशन है, बस यहाँ वाटर की जगह क्या लिख देना, सब्सटेंस और गैस। समझ में आ गई। अब यहाँ हमने फिर से एक कंटेनर ले लिया, इसमें 1 लीटर पानी, इसमें 1 लीटर, ये 1 स्पून 10 स्पून सॉल्ट। अब हम वाटर की तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ वही कितना परसेंट वाटर है, 99%, और यहाँ कितना है 90%, क्योंकि हमें इनकी परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वाटर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो बताओ मेरे को यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 1%, किसकी, सॉल्ट की, और यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 10%। तो बताओ कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हुई, इधर वाली साइड में। तो सॉल्ट किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, इधर से इधर की तरफ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। बात समझ में आ गई। इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है ना, इनका जो मूवमेंट होता है इन्वायरमेंट में, हमारे सेल के अंदर और बाहर, तो ये भी किसके ऊपर होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे। अब क्योंकि ये गैसेस है, वाटर नहीं है, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस आएगा, डिफ्यूजन आएगा। तो देखो अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मूव करता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और इन्वायरमेंट की तरफ मतलब ये हाई कंसंट्रेशन होगी अंदर, और बाहर कैसी है, लो कंसंट्रेशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी, और बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर कैसी थी, हाई कंसंट्रेशन थी, किसकी, ऑक्सीजन की, और अंदर लो कंसंट्रेशन थी, तो अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, नहीं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी कौन, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा थी इसलिए वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन। और ये इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपका हो गया सेमी परमिएबल और कैसे मूव करते हैं। इसी तरह से सेल
जो है वो मूव करते रहते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट की चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ सेल का बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले एक प्रोसेस और रह गया आपका प्लाज्मोलाइसिस। वो क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब ये सिर्फ प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं और प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट रहती है, सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं। मतलब जब सेल वॉल है वो वाटर को लूज करती है। अब वाटर लॉस कब होगा, जब अंदर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी वाटर की, हाई हो जाएगी, और बाहर कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी वाटर की, लो हो जाएगी वाटर की। ठीक है, तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, वाटर बाहर जाएगा, तो हमारी जो सेल वॉल है वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंकिंग ऑफ दिस साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ दिस सेल्स, मतलब जब वाटर बाहर जाएगा सेल से तो जो सेल वॉल है वो श्रिंक हो जाएगी एंड इनटू अ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब हाई वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि वाटर है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लाज्मोलाइसिस। इसको आप ऐड कर सकते हो आपके सेल वॉल वाले में। ठीक है, जहाँ हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन लिखे थे ना, उसी के नीचे ये प्लाज्मोलाइसिस वाला ऐड कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।